गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेंथ स्टडी की थी ऑक्सो एसिड्स की, और उसमें हमने कुछ एक एग्जांपल्स कर लिए थे। वो एक एग्जांपल्स एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से थे, और उसके आगे नेक्स्ट इसमें जो थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया था वो हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ में हमने एक जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ये एग्जाम्पल लेके चले थे हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या थी +1, +3, +5 और +7, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, या ऑक्सीजन का जितना नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज। अब ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, और इसका रीज़न क्या था कि यहाँ पे जैसे जैसे ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होते हैं तो ऑक्सीजन एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो क्लोरीन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर देंगे। क्लोरीन आगे फर्दर जो OH बॉन्ड है उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, और वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाइड्रोजन के ऊपर वो कम हो जाएंगे, तो उसका निकलना वहाँ पे इजी होगा H+ का। ठीक है, और ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब यहाँ पे एक आपने एग्जांपल और देखा था, HNO, HNO2, HNO3। यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, जो हाइड्रोजन आयनाइजेबल है वो यहाँ पे सेम है, और ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो सेम एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज। H2SO3 और H2SO4, इन दोनों में भी यही कंसेप्ट लगेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ H2SO4 की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू H2SO3। तो ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि एक और एग्जाम्पल हमारे पास जो लास्ट एग्जाम्पल रह गया ऑक्सो एसिड्स का, वो है फॉस्फोरस का, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स हैं उसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ जाते हैं, H3PO2, H3PO3, H3PO4। अब अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, आगे जो ऑक्सो एसिड्स हैं फॉस्फोरस के, उसमें भी हम क्या बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, H3PO4। क्यों, क्योंकि आयनाइजेबल हाइड्रोजन अगेन इनमें सब में 3 है, और ऑक्सीजन एटम क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वही सेम लगेगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है वो क्या है, रिवर्स। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें +1, +3, +5। ठीक है, तो H3PO2, H3PO3, H3PO4, जो एक्चुअल में जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है ये ऑर्डर है उसका, जिसे हम सबसे ज़्यादा एसिडिक बोल रहे हैं वो बल्कि सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, तो ये ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर है। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या होगा कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या हो रही है हमारे पास, H3PO4 की क्या होगी, सबसे कम होगी, जबकि होना उल्टा चाहिए था। तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये स्टडी करने के लिए हमें इसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर क्या होती है, अब H3PO2 की स्ट्रक्चर, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, एक ऑक्सीजन अटैच है। फॉस्फोरस आपको पता है 5 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गए, 2 ऑक्सीजन के साथ, और एक बचा OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, H3PO2। ऐसे ही आप H3PO3 और H3PO4 की स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। इनकी स्ट्रक्चर में अगेन सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन एक अटैच है यहाँ। ठीक है, एक हाइड्रोजन, अब एक ऑक्सीजन एटम यहाँ इंक्रीज हुआ है, तो OH यहाँ पे क्या आ गए, 2। ठीक है, सिमिलरली PO4 की स्ट्रक्चर आ जाएगी,
अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम एक और इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, उतने ही। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे। तो ये सबसे पहला काम कि इसकी स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसकी स्ट्रक्चर को देख के आपको इसकी ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है ये एक्सप्लेन करना है। वो कैसे एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले तो यहाँ देखो, सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक OH अटैच है। यहाँ पे जो आयनाइजेबल हाइड्रोजन है वो यही है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ठीक है। डायरेक्ट जो हाइड्रोजन अटैच है फॉस्फोरस के साथ, ये आयनाइज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो H का निकलना उतना ईजी होगा, ठीक है। अब यहाँ जो ये ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन अटैच है, इसका यहाँ पे क्या काम है कि ये फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है तो फॉस्फोरस अगेन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये OH बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। ये ऑक्सीजन अगेन इस OH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन था उनको अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो H+ का निकलना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, जो एक्चुअल में हमें करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तीनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है। ऑक्सीजन तो जो लगा हुआ है वो एक ही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी एक ही है और यहाँ पे भी एक है। लेकिन जो OH है जिससे इलेक्ट्रॉन्स ये खींच रहा है या जिससे H ने निकलना है, वो यहाँ पे H3PO2 के अंदर एक ही था, लेकिन H3PO3 के अंदर 2 हो गए। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का इफेक्ट इन दोनों OH के ऊपर लग रहा है। इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि एक का इफेक्ट एक पे लग रहा था, यहाँ एक का इफेक्ट 2 पे लग रहा है। और ऐसे ही आपके पास ये थर्ड आ गई, थर्ड में इसी एक ऑक्सीजन का इफेक्ट इन तीनों के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि एक ऑक्सीजन का 2 के ऊपर इफेक्ट कम लगेगा, उसके कंपैरिजन में एक ऑक्सीजन का 3 के ऊपर इफेक्ट और भी कम लगेगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन जिन्होंने आयनाइज होना है, जिन्होंने यहाँ से निकलना है, उनका निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यही रीज़न है कि यहाँ पे ये H3PO4 जो है, ऑक्सीजन एटम इंक्रीज होने के बाद भी एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि कम होती है, ठीक है। यही बात हम इनकी पीके वैल्यू से भी देख सकते हैं। पीके वैल्यू कितनी कितनी आती है, H3PO2 की 2, H3PO3 की भी 2 और H3PO4 की 2.4, यानी कि बिल्कुल आसपास है, वो 4 डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पीके की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 3 एसिड्स फॉस्फोरस एसिड्स थे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर आयनाइजेबल H3PO2 के अंदर हमें पता है आयनाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, एक ही, ठीक है, एक हाइड्रोजन दे सकता है ये। यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे 3, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मोनोबेसिक, ठीक है। इसको बोल सकते हैं डाइबेसिक, और H3PO4 को बोल सकते हैं ट्राइबेसिक। इससे भी थोड़ा बहुत ध्यान रह सकता है, इसका जो रीज़न है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड्स का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं वो है स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ऑर्गेनिक एसिड्स की बात आ गई। ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आपको पता है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOH, ठीक है, या अल्कोहल्स होते हैं, ये एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। अब इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस के ऊपर, ठीक है। तो मेन इन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का। हमारे पास इन जनरल RCO
OH कोई भी एसिड है, ये एसिड इस H को क्या कर सकता है, दे सकता है। H को डोनेट करने के बाद ये यहाँ पे क्या बना देगा, RCOO नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी अगेन डिपेंड करेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में। अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इजीली H+ देगा, H+ दे के कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा जो कि स्टेबल होगा। लेकिन अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो ये वीक एसिड होगा, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये R ग्रुप लगा हुआ है, इस R ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इसकी या कम होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंडक्टिव इफेक्ट स्टडी करते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को पता है +I और -I दो टाइप का होता है। ठीक है, +I ग्रुप अगर हम यहाँ लगा देते हैं R की जगह पे कोई भी +I ग्रुप, तो +I ग्रुप का काम क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, ये आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन देगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन OH बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यहाँ से H+ का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर आपने यहाँ पे -I ग्रुप लगा दिया तो -I का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना अपनी तरफ। ठीक है, वहाँ पे क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन क्या करेगा, आगे फर्दर CO बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ OH बॉन्ड से भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रोजन का निकलना ईजी हो जाएगा। ये तो थी जनरल बात। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके इसको हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे CH3 का एग्जाम्पल लिया और ये आपको पता है कि +I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो R की जगह हमने क्या ले लिया, CH3 ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, क्योंकि इफेक्ट कौन सा है, +I। ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में आगे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी तो हाइड्रोजन का निकलना यहाँ से क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, जब हमने क्या लगाया है यहाँ पे +I ग्रुप लगाया है। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों को पता है यहाँ पे कि जैसे जैसे ये ग्रुप इंक्रीज होंगे, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी और ज़्यादा। ठीक है, जैसे मान लो COOH, यहाँ पे कार्बन के पास पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ CH3 लगा लिया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या होगा, ये CH3 अगेन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी OH बॉन्ड में भी ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल होगा। ऐसे ही आप अगर एक और CH3 लगा देते हो यहाँ तो वो फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा। ठीक है, तो अगेन H+ का निकलना मुश्किल होगा। और ऐसे ही अगर आप एक और CH3 लगा देते हो तो तीनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेंगे ना यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का निकलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप जितने ज़्यादा +I इफेक्ट के ग्रुप यहाँ लगाते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब आई बात -I इफेक्ट की। एग्जाम्पल हमने मान लो यहाँ पे ले लिया क्लोरीन का -I इफेक्ट। अब -I इफेक्ट हमने देखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे ना। जैसे मान लो कि हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम आपने लगा दिया। ठीक है, ये क्लोरीन अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये CC बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ये कार्बन। अगेन यहाँ से CO बॉन्ड से ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ जो OH बॉन्ड है उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ। तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो यहाँ पे इसका निकलना क्या हो गया, ईजी।
H प्लस आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसने एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या किया, यहाँ पे इंक्रीज़ किया। तो ऐसे ही यहाँ पे सेम जैसे हमने उसमें स्टडी किया था उसके केस में, तो पहले तो ये है कि माइनस आई आपने ग्रुप लगा दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई यहाँ पे, इंक्रीज़। ये एक जनरल क्वेश्चन आता है कि प्लस आई ग्रुप लगा रहे हो या माइनस आई ग्रुप लगा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई, इंक्रीज़। अब अगेन जितने ज़्यादा आप यहाँ प्लस आई माइनस आई ग्रुप लगाते हो उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अब आपने तीनों यहाँ पे क्या लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तीनों विड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज़्यादा कम हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन के ऊपर कम है तो ये आगे फर्दर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब इस कार्बन ने का भी आगे वही काम होगा, ये आगे CO के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे एट लास्ट जो हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, उसका निकलना उतना ही ईजी हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा आपने यहाँ माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप लगाए उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुई, इंक्रीज, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है, ऑर्गेनिक एसिड्स की बात आती है, ठीक। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा रेजोनेंस है, रेजोनेंस हम आगे एक इसके लिए एक टॉपिक आएगा उसी में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जैसे हमने एसिड्स की स्ट्रेंथ को स्टडी किया ऐसे ही हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, ठीक है। एसिड की स्ट्रेंथ हमने देख ली, उसके बाद आती है बेसिस की स्ट्रेंथ। बेसिस की स्ट्रेंथ में भी अगेन सबसे पहले तो बेस होते क्या हैं, जो H प्लस को क्या करते हैं, डोनेट या एक्सेप्ट। एक कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग बेसिस क्या होते हैं, जो H प्लस आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया सिंपल सा, NH3 H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है इजीली और क्या फॉर्म करेगा, NH4 अमोनियम आयन, ठीक है। और इसकी pKb वैल्यू, जैसे एसिड्स की pKa वैल्यू थी, इनकी pKb होती है ना, इसकी pKb वैल्यू 4.74 होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब ये जो है वो वीक बेस है आपके पास, ठीक है। तो अमोनिया आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया, क्योंकि H प्लस को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब इनमें आपने स्टडी करनी है बेसिक स्ट्रेंथ की, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और कौन सा वीक बेस होगा। वो कैसे स्टडी करोगे, अगेन प्लस आई माइनस आई ग्रुप आप इसके ऊपर लगा दोगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ठीक है। तो उसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास NH3 है, ठीक है। अब इस NH3 में हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया CH3। एक H को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, CH3 से, ठीक है। ऐसे ही हमने 2 H को रिप्लेस कर दिया CH3 से, और ऐसे ही हमने तीनों H को रिप्लेस कर दिया CH3 से, ठीक है। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जितने ज़्यादा आप प्लस आई इफेक्ट के लगा रहे थे ग्रुप उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी। लेकिन अब आती है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर ने क्या करना है, लुईस बेसिस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब इसके ऊपर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन ये दे पाएगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कैसे होगी, जब आप कौन से ग्रुप लगाओगे यहाँ पे, प्लस आई। तो हमने एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, प्लस आई ग्रुप लगा दिया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो ये उतना ही ईजिली डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को,
ठीक है। और जितना इजीली डोनेट करेगा उतना ही बेस क्या होगा, अच्छा होगा। ऐसे ही अब आप जितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओगे प्लस आई ग्रुप से, उतना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर इंक्रीज होती जाएगी, उतनी बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा सा एक वो आता है पॉइंट, यहाँ CH3 3 लगा दिया हमने, ठीक है, लेकिन जो टर्शरी अमीन्स है ना, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ प्राइमरी से कंपेरेबल होती है, या तो प्राइमरी के बराबर होगी या प्राइमरी से भी कम होगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे स्मॉल एटम है, ठीक है। इस स्मॉल एटम के ऊपर आपने 3 ग्रुप लगा दिए बड़े बड़े। अब तीनों ग्रुप बड़े बड़े लगा दिए तो इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस भी तो होगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है अब, स्टीरिक हिंड्रेंस का। स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो 3 ग्रुप लगा दी, उसकी हमारे अकॉर्डिंग तो ये तीनों डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इनका स्टीरिक फैक्टर भी काम कर रहा है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो प्राइमरी के कंपेरेबल हो जाती है, ठीक है, या उससे भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा बस एक ये फैक्टर आ जाता है कि स्टीरिक हिंड्रेंस का फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर सेम वही नाइट्रोजन के ऊपर अगर आप कोई -I ग्रुप के लगा देते हो, ठीक है, -I ग्रुप के कौन से होंगे, मतलब जैसे NH2, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने वही नाइट्रोजन NH2 से। नाइट्रोजन अगेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन की क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसको डोनेट करने में उतनी दिक्कत आएगी इलेक्ट्रॉन्स, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो -I इफेक्ट के ग्रुप्स लगाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली दे नहीं पाएंगे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से। +I इफेक्ट के ग्रुप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि +I इफेक्ट के ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ होगी हमारे पास। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो अब के लिए इतना ही, थैंक यू।